हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं टीएस क्लासेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। हम आपके लिए प्रीवियस वीडियो लेके आए थे हमारी हिस्ट्री की, जिसमें हम लेके आए थे आपके सामने त्रिपक्षीय संघर्ष। हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस राजवंश के बीच हुआ है। जैसे कि आपके गुज्जर प्रतिहार वंश हुआ है, आपका राष्ट्रकूट वंश हुआ है, आपका पाल वंश हुआ है। तो इन तीनों के बीच में ये संघर्ष हुआ था आपके कन्नौज के लिए। कन्नौज उस समय राजनीतिक पृष्ठभूमि रखता था, इस वजह से कन्नौज पर ये अपना आधिपत्य चाहते थे, इसी वजह से ये संघर्ष हुआ था। हमने आपको पाल वंश के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको पाल वंश की शिक्षा एवं साहित्य, जितना पोर्शन पाल वंश का रह गया है वो बताएंगे। उसके बाद हम आपको गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश को डिस्क्राइब करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं। शिक्षा एवं साहित्य। पाल वंशीय शासकों ने नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, सोमपुरी आदि में बौद्ध विहार एवं भवन बनवाए। गोपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर के विहारों की स्थापना की तथा नालंदा महाविहार को 200 गांव दान दिए थे। पाल शासक, जो कि पाल शासक हैं, आपके पूर्वी शासक हैं, पाल शासकों ने तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र राज्य से मित्रता की। किस राज्य से मित्रता की, ये पूछ लिया जाता है, आपके शैलेंद्र राज्य से। बौद्ध विद्वान अतीश दीपनकर ने तिब्बत जाकर वहां महायान मत का प्रचार प्रसार किया। पाल स्थापत्य एवं चित्रकला। आइए पाल स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। इस समय वास्तुकला मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। नालंदा विश्वविद्यालय ईंटों से निर्मित है। बिहार एवं बंगाल में मिले अवशेषों में चैत्यों और विहारों के साथ साथ तालाबों का भी निर्माण करवाया गया था। इस काल के चित्र मुख्यतः ताड़ पर बने हुए थे। देखिए, ये ताड़ के पत्तों पर बने हुए थे। ये जो भी चित्र बने गए थे जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है, इनमें काले, नीले, लाल, बैंगनी तथा हल्के गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया था। पालकालीन चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, फिर पता चलता है कि उस समय तांत्रिक चीज़ें भी हुआ करती थी। नालंदा से कुछ भित्ति चित्र भी प्राप्त हुए। भित्ति चित्र जो गुफा में मिलते हैं आपके। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ पाल शासकों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ पाल शासक जो थे, पूर्वी शासक थे, उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार काफ़ी लाभदायक था। देखिए, पाल वंश हमारा इतना ही रह गया था। हमने उसके स्थापत्य कला, चित्रकला को डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। गुज्जर प्रतिहारों का उद्भव गुजरात तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका उद्भव भाई? ये गुजरात तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। गुज्जर प्रतिहार ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक शासन किया। तो ये एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। इस राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक जो हैं, हरिश्चंद्र को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम के राज्यकाल में प्रतिहारों की शक्ति और सुदृढ़ हो गई। इस राजवंश के चौथे शासक वत्सराज, देखिए इसके चौथे शासक थे वत्सराज, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे कि त्रिपक्षीय संघर्ष हमने पढ़ाया है, आप वत्सराज के बारे में जान पाएंगे। इस राजवंश के चौथे शासक वत्सराज ने प्रतिहार राज्य को साम्राज्य में बदलने का प्रयास किया। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है, जिसमें इसने भाग लिया था। आइए आगे देखते हैं। लेकिन पालों तथा राष्ट्रकूटों ने उसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा दिया। देखिए, जो प्रतिहार शासक थे वे आपके पश्चिम के शासक थे, और जो पाल शासक थे वे आपके पूर्वी शासक थे, और राष्ट्रकूट आपके दक्षिण के शासक थे। तो प्रतिहार शासक चाहते थे कि कन्नौज पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करें, पर पाल और राष्ट्रकूट शासक ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने उसकी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा दिया। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासक भोज था। उसने 836 ईस्वी के लगभग कन्नौज पर कब्जा कर लिया। देखिए, प्रतिहार वंश का जो शासन हुआ है, उन्होंने कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। कन्नौज प्रतिहार राज्य की राजधानी लगभग 1 सदी तक बनी रही। भोज ने पूर्व की ओर विस्तार करना चाहा, किंतु पाल शासकों ने उसे परास्त कर दिया। अरब यात्रियों के विवरण से ज्ञात होता है कि प्रतिहार के पास भारत में सबसे अच्छे अश्वारोही थे। देखिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सबसे अच्छे अश्वारोही सेना उस समय प्रतिहारों के पास थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस समय मध्य एशिया और अरब देश से घोड़ों का आयात किया जाता था। भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था घोड़ों का आयात।
पाल शासक देवपाल की मृत्यु के पश्चात भोज ने पूर्व की ओर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भोज विष्णु के भक्त थे और उसने आदि वराह का विरुद्ध धारण किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो ये विष्णु के भक्त थे भोज जो थे, राजवंश के जो शासक थे, प्रथियार शासक थे भोज, वो आदि वराह का विरुद्ध धारण किया और भोज ने कुछ सिक्कों पर आदि वराह शब्द अंकित कराया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है कि किसने आदि वराह शब्द अंकित कराया सिक्कों पर। उज्जैन के भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। देखिए, इन्हें पूरा नाम इनका मिहिर भोज कहा जाता है। भोज की मृत्यु संभवतः 885 के आसपास हुई थी। उसके बाद उसका बेटा महेंद्रपाल राजा बना। उसने मगध तथा उत्तरी बंगाल को जीता तथा पूर्व साम्राज्य विस्तार को सुरक्षित रखा। आइए आगे देखते हैं। मिहिर भोज ने काव्य मीमांसा तथा कपूर मंजरी के रचयिता राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि राजशेखर को संरक्षण किसने दिया। तो देखिए, जो काव्य मीमांसा है, कपूर मंजरी, एक फेमस ये किताबें हैं, ग्रंथ हैं, जो भी हैं, ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई हैं। ये लेखक थे उस समय के सुप्रसिद्ध, तो मिहिर भोज ने इन्हें संरक्षण दिया था। तो ये पूछ भी लिया जाता है कि भाई काव्य मीमांसा के लेखक कौन है और कपूर मंजरी के लेखक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनके लेखक हैं राजशेखर। बगदाद के यात्री अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की। आइए आगे देखते हैं। नौ सौ 15 से 918 ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर नगर को तहस नहस कर दिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां को तहस नहस कर दिया, सारे शहर। इससे गुज्जर प्रतिहार वंश कमजोर हो गया। संभवतः गुजरात राष्ट्रकूटों के अधिकार में चला गया। 1963 ईस्वी में कृष्ण तृतीय, जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट राजा थे उस समय, ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासक को परास्त किया। इसके पश्चात प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो गया। आइए आगे देखते हैं। प्रतिहार शासक ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के उदार संरक्षक थे। संस्कृति का महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था। तो ये आप ध्यान रखें कि भोज के पौत्र जो थे महिपाल, उनके दरबार में राजशेखर जो लेखक थे, जो महान कवि थे, नाटककार भी कहा गया है उन्हें, वो रहते थे। प्रतिहार शासकों ने कई भव्य भवन और मंदिर बनवाए तथा इस काल में भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों का आदान प्रदान और वाणिज्य व्यापार चलता रहा। देखिए, यहाँ आपका गुज्जर प्रतिहार वंश समाप्त होता है। अब हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस राजवंश की स्थापना दंतिदूत ने। भाई, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? दंतिदूत ने। एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, 735 से 755 ईस्वी का टाइम था दंतिदूत का, जब इन्होंने शासन किया, राष्ट्रकूट शासन की स्थापना की, जिसने आधुनिक शोलापुर के निकट मानेखेड़ या मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट शासक ने जल्द ही उत्तर महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। दंतिदूत ने कांची, कलिंग, मालवा आदि क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार किया। इसके पश्चात कृष्ण प्रथम ने 756 से 772 का एक टाइम पीरियड दे दिया गया आपको। 756 से 772 का ये टाइम पीरियड है जब कृष्ण प्रथम ने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। वह कला प्रेमी था। आइए देखते हैं अभी। वह कला प्रेमी था। उसने एलोरा का सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। देखिए, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एलोरा का सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रकूट वंश का त्रिपक्षीय संघर्ष में आगमन ध्रुव 780 से 93 का एक ये टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है। तो ये टाइम पीरियड आप जरूर ध्यान रखेंगे कि पूछ सकता है कि भाई उस समय जब ध्रुव राजा थे तो उन किस समय की बात है ये और कब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, और ये टाइम पीरियड आपको दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि शासन काल में हुआ। उसने वत्सराज और धर्मपाल दोनों को ही पराजित किया। गोविंद तृतीय, देखिए ये भी एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। 793 से 814 ईस्वी और अमोघ वर्ष 814 से 878, इसी ये टाइम पीरियड जो आपको दिया है ये ध्यान रखें आप। इसी के बीच राष्ट्रकूट कालीन महान शासक हुए हैं। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने केरल, पांडे तथा चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था और पल्लवों को श्रीहीन बना दिया था। अमोघ वर्ष धर्म और साहित्य में अधिक रुचि लेता था। वह स्वयं कन्नड़ लेखक था और उसे राजनीति पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। अमोघ वर्ष के शासन काल में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें बड़ी मुश्किल से दबाया गया था।
आइए आगे देखते हैं। इस वंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय 934 ईस्वी से 67 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। बताया गया है कि ये अंतिम शासक थे कृष्ण तृतीय। उससे मालवा, परमार और वेगी के शासकों, चालुक्य पूर्वी शासक जो थे, से युद्ध करना पड़ा। इसने तंजौर के चोल शासक के विरुद्ध भी सैनिक अभियान किया। चोलों ने कांची और पल्लवों का राज्य छीन लिया, लेकिन कृष्ण तृतीय ने चोल राजा पारंतक प्रथम को पराजित करके 949 ईस्वी में चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं। कृष्ण को पराजित करके 949 ईस्वी में चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था उन्होंने। तो कृष्ण तृतीय की मृत्यु के पश्चात सभी विरोधी शासक उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए और 972 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मानेखेड़ को जीतकर वहां आग लगा दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो गया। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासन 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा। राष्ट्रकूट शासक धार्मिक सहिष्णु थे। उन्होंने न केवल शैव और वैष्णव धर्म को प्रशिक्षित किया है, बल्कि जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में, आइए आगे देखते हैं, एलोरा में शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था। अमोघवश, जो आपके अमोघवश थे, वो जैन मतानुयायी थे, वही जैन धर्म को मानते थे। राष्ट्रकूट राजा कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे, बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे। एक सेकेंड, ये आपका दूसरी स्लाइड खुल गई है। ऐसे लेखक भी थे जो जो प्राकृत तथा अपभ्रंश में लिखते थे। महान अपभ्रंश कवि सव्यभू और उनके पुत्र राष्ट्रकूट दरबार में ही रहते थे। इस काल में प्रसिद्ध विद्या केंद्रों में कन्हेरी और बौद्ध विहार की चर्चा की जा सकती है। इन्होंने पल्लव स्थापत्य शैली से प्रेरणा ली और ये देखते हैं, इसे अधिक उन्नत स्वरूप प्रदान किया। ठोस चट्टानों को काटकर मंदिरों को बनाने की कला इस काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ तथा संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। भाई, राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ तथा संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना हुई है। कुछ प्रमुख ग्रंथ बताए गए हैं, जैसे जिनसेन आदि पुराण हरिवंश। ये आपके लेखक हैं जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण और हरिवंश की रचना की है। महावीराचार्य गणितसार और संग्रहण। अमोघवर्ष कवि राजमार्ग। आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी स्लाइड समाप्त होती है यहीं पे। आपका ये हमने आपको पाल वंश, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल वंश और आपका गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपको बताया है। आप हमारे दोनों वीडियो को विजिट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।